इस गरिमामय समारोह में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। खुला विश्वविद्यालय के कुलपतियों का यह सम्मेलन इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है कि यह समय शिक्षा के वैकल्पिक अवसरों से ही जुड़ा है। इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका मुक्त शिक्षा प्रणाली की ही है। मैं इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, इस कॉन्फ्रेंस के सूत्रधार और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सुधानी जी, देश के विभिन्न प्रांतों में स्थित मुक्त विश्वविद्यालयों के कुलपतिगणों, राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के वर्तमान और पूर्व कुलपतिगणों, विद्वानों, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधुओं का यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह बहुत सुखद है कि देश के खुला विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण पहली बार इस सम्मेलन के माध्यम से एक साथ बैठकर मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श करेंगे। मुझे ज्ञात है कि इस पूरे शैक्षिक प्रयोजन में जो विद्वान शामिल हो रहे हैं वे अपने अपने क्षेत्र के ख्यातिलब्ध शिक्षाविद हैं। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आप सभी देश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माण में जुड़े हुए हैं। किसी भी शिक्षा प्रणाली की सार्थकता और उसका भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है कि उसमें संवाद की स्थितियां कैसी है। मैं व्यक्तिगत ये मानता हूं कि शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए शैक्षिक प्रविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए संवाद बहुत जरूरी है। एक मंच पर इस तरह के सम्मेलन में यदि हम मिल बैठते हैं तो न केवल विचारों का प्रभावी आदान प्रदान होता है बल्कि भविष्य की योजनाओं पर भी प्रभावी चिंतन के नए आयामों से हम रूबरू होते। इस दृष्टि से मैं इस सम्मेलन को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, इस पहल की सराहना करता हूँ। अभी डॉक्टर नागेश्वर राव जी ने जो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, मुक्त विश्वविद्यालय किस ढंग से उसका उपयोग कर सकते हैं और कैसे छात्रों को, आमजन को लाभान्वित कर सकते हैं, इसके बारे में विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम सब लोगों को बताने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं हृदय से आपको साधुवाद देता हूँ। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जीवन पर्यंत शिक्षा के लिए अत्यंत उपयुक्त और महत्वपूर्ण है। मैं ये मानता हूँ कि यह ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसमें किसी भी समय, किसी भी स्थान पर विद्यार्थी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकता है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने, रोजगार में रहते हुए भी शिक्षा के नवीन अवसर प्राप्त करने और यहाँ तक कि खेतों में कार्य करने वाले हमारे किसानों, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदिवासियों तथा दिव्यांगों को समान रूप से शैक्षिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से दूरस्थ शिक्षा का ही विशेष महत्व है। हम शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम चुनकर उसमें पढ़ाई कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि इस शिक्षा में किसी भी कोर्स के लिए उम्र की कोई बाधा नहीं है। आप सभी इस बात को जानते हैं कि देश की जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के संवर्धन आदि पर विशेष जोर दिया गया है। यह दूरदर्शी शिक्षा नीति है। अपनी संपूर्णता में शिक्षा व्यवस्था में इसके जरिए आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है, बशर्ते इसका व्यवहारिक रूप में क्रियान्वयन आप सभी के सहयोग से हो। मैं चाहता हूं नई शिक्षा नीति के आलोक में खुला विश्वविद्यालय के कुलपतिगण ऐसी किसी भविष्य की योजना पर कार्य करें जिसके तहत देश में उपलब्ध मानव संपदा का
राष्ट्र निर्माण में अधिकाधिक उपयोग हो सके। जनसंख्या के जो आंकड़े हाल ही में जारी हुए हैं, उनमें भारत अब विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला राष्ट्र बन गया है। मानव संसाधन की दृष्टि से देश में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, परंतु चुनौती यह भी है कि कैसे बेरोजगारी को दूर किया जाए, कैसे देश में उच्च शिक्षा का प्रभावी प्रसार किया जाए और कैसे युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़कर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की ओर हम अग्रसर हों। मैं चाहता हूं खुला विश्वविद्यालय में सभी विषयों के ऐसे पाठ्यक्रम अधिकाधिक रूप में विकसित हों जिनसे युवाओं को रोजगारोन्मुखी भविष्य मिले, जिनसे वे कौशल विकास और उद्यमिता की राह पकड़ सके, उनकी अपने देश की संस्कृति और संस्कारों से और अधिक निकटता स्थापित हो। मेरा यह मानना है कि आज के युग में जो नवोन्मेषी है वही इतिहास रचता है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ देश और संस्कृति के प्रति सम्मान के लिए भी जागरूक करना जरूरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्कृष्ट विकास शिक्षा के जरिए ही संभव है। उनकी कही इस बात में अपनी बात जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी शिक्षा जो परंपरागत ज्ञान के साथ समय संदर्भों को अपने में समाविष्ट कर दी जाए, वही भविष्य के नागरिकों के सर्वांगीण विकास का आधार बन सकती है। वही शिक्षा सार्थक है जिसमें सीखने और सिखाने की पूरी तरह से स्वतंत्रता हो। मुक्त शिक्षा प्रणाली इस संदर्भ में बहुत कारगर है। इसमें परंपरागत शिक्षा प्रणाली की तुलना में अधिक उदारता है। इसमें उच्च शिक्षा की उत्कृष्टता की बहुत सारी संभावनाएं समाहित है। देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की जो पहल हुई है, इसका मूल यही है कि युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा जाए, ऐसे व्यवसायों में दक्ष प्रशिक्षित किया जाए जिनमें स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग के साथ स्वयं के व्यवसाय की ओर उन्हें उन्मुख किया जा सके। नई शिक्षा नीति में भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षा व्यवसायोन्मुख हो, माने विद्यार्थी अध्ययन के साथ साथ व्यावसायिक कौशल में भी पारंगत हो। दूरस्थ शिक्षा के तहत खुला विश्वविद्यालय की जो परिकल्पना है वही संदर्भ में सर्वाधिक उपादेय है। इसके तहत शिक्षार्थियों का आवश्यकता एवं व्यवसाय अनुरूप उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करने के प्रयास यदि सभी स्तरों पर होते हैं तो इसका बड़ा लाभ भविष्य के विकासोन्मुख भारत के लिए हो सकता है। मैं समझता हूं मुक्त शिक्षा पद्धति को लेकर इस सम्मेलन के जरिए सार्थक संवाद में इन सभी प्रश्नों पर विचार होगा। मैं चाहता हूं मुक्त शिक्षा पद्धति राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में एक शैक्षिक आंदोलन के रूप में भविष्य की दिशा निर्धारित करे। इस बात को हम सभी जानते हैं कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से अलग मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से कोविड के दौर में लाखों करोड़ों लोग घर बैठे ही लाभान्वित हुए और उनकी शिक्षा में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आया। यही शिक्षा पद्धति की विशेषता है। मुझे जानकर सुखद लगा कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के प्रयासों से कोरोना महामारी के बाद विश्वविद्यालय के ग्रास इनरोलमेंट रेशियो में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसका प्रमाण यह है कि वर्तमान में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में 3 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत हैं। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी पूरी टीम को इस सम्मेलन में सराहना करता हूं और उनको बधाई देता हूं। हमने देखा है कि उच्च शिक्षा में लगातार नवाचार हो रहे। मैं चाहता हूं इस सम्मेलन के जरिए आप सभी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में आने वाले भविष्य की चुनौतियों और उनसे निपटने के प्रयासों और बाधाओं को दूर करने पर
विमर्श कर एक रोड मैप बनाएं जिसके जरिए शिक्षा पद्धति को उच्च शिक्षा के लिए और अधिक उत्कृष्ट बनाया जा सके। मुझे विश्वास है कि उच्च शिक्षा में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा द्वारा जो मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं उन आयामों में आप सभी के सार्थक संवाद से भविष्य की नई दिशा का निर्माण होगा। मेरा मुक्त विश्वविद्यालयों के आप सभी कुलपतियों को यह सुझाव भी है कि वे अपने यहाँ ऐसे विषयों की पहल करें जिनसे भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति में मदद मिले। कृषि, विज्ञान, तकनीकी, प्रबंधन आदि क्षेत्रों में ऐसे सहज, संप्रेक्षणीय और भारतीयता से जुड़े पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं जिनसे देश के युवाओं के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके। खुला विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे देश के उद्योगों, लोक सेवाओं और संस्कृति से जुड़े सरोकारों से अपना निकट संपर्क रखें। परंपरा के रूप में नहीं बल्कि युग की आवश्यकता के अनुरूप ऐसे पाठ्यक्रम बने और लागू हों जिनसे राष्ट्र की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में योजनाबद्ध शिक्षा नई पीढ़ी को मिल सके। इससे देश के संसाधनों, धन और युवकों की शक्ति व्यर्थ नष्ट होने से बच जाएगी। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की अपार संभावनाओं को भी मैं जानता हूं। कामकाजी लोगों के अलावा ऐसे लोग जो रोजगार की तलाश में हैं और महंगी शिक्षा नहीं ले सकते, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था एक वरदान से कम नहीं है। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए हमें अपनी पहुंच कस्बों और गांवों तक बनानी होगी। इसके अलावा बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान देने की आज सबसे अधिक जरूरत है। मैंने लगभग हर विश्वविद्यालय में यह अपील किया कि वे इस पर मंथन करें और बेटियों को पढ़ाई के अधिक से अधिक उत्कृष्ट अवसर मुहैया कराएं। मैं तो जहां जहां दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालयों में गया, मैंने देखा कि जितने पदकधारी थे, स्वर्ण पदकधारी, उसमें 80-85% बालिकाएं रही हैं और ये भारत के लिए बड़ा शुभ लक्षण है। ये नई दिशा प्रदान करने वाला है। ये इस बात को प्रकट करता है कि नारी जिस क्षेत्र में जाएगी अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर सकती है और आगे चलकर समाज का नेतृत्व करने में सक्षम हो सकती है। और जब समाज का नेतृत्व करने में बालिकाएं और नारियां सक्षम होगी तब कहा जा सकेगा सही रूप में इस देश में एक सकारात्मक माहौल का निर्माण हुआ है। इसलिए अपने यहां कहा गया था, जत नारे सुपूजनते रमनते तत्र देवता। उसका अर्थ मैं ये लगाता हूं कि जहां नारियों को सम्मान प्रदान किया जाता है वहां सात्विकता विद्यमान रहती है, और जहां सात्विकता रहती है, पवित्रता रहती है, यह देवताओं का स्वाभाविक रूप से वास होता है। इसीलिए कहा गया जत नारे सुपूजनते रमनते तत्र देवता। और इसलिए अधिक से अधिक उनको शैक्षिक दृष्टि से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सुखद है कि बेटियों की उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाली सब छात्राओं की फीस का 100% पुनर्भरण राज्य सरकार करती है। इससे बालिकाओं के नामांकन में काफी वृद्धि हुई है। अन्य राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। ये राजस्थान की विशेषता है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बधाई भी देता हूं। दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर अभी और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसी से हम समावेशी समाज की संकल्पना पूरी कर सकेंगे। विश्वविद्यालयों का समाज से निकट का जुड़ाव जरूरी है। केवल शहरों में ही नहीं बल्कि दूरस्थ गांव, दुर्गम क्षेत्रों में भी विश्वविद्यालय शिक्षा देने के लिए तत्पर रहे। राजस्थान में हमने एक पहल यह की है कि समस्त विश्वविद्यालयों को गांव गोद लेकर उनके विकास में उसे भागीदार बनाया जाए। वहां जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाएं। इस कसौटी पर कई विश्वविद्यालय खरे उतरे तथा अच्छा कार्य कर रहे हैं।
हमारा संविधान मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन का वैश्विक ग्रंथ है। जीवन में अधिकार महत्वपूर्ण है, पर कर्तव्यों की पालना से ही हम अधिकारों की संस्कृति को जीवंत रख सकते हैं। भारतीय संविधान में समानता, न्याय और सद्भाव की जो संस्कृति निहित है वह विश्व भर में अनूठी है। इसलिए मैंने राजस्थान में राज्यपाल के पद पर आने के बाद सबसे पहले यही पहल किया कि प्रदेश के सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान की स्थापना हो। आप सभी को यह जानकर सुखद लगेगा कि इस पहल के बहुत अच्छे परिणाम आए और नई पीढ़ी को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए बहुत से विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क स्थापित हो गए। अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी मेरा यह प्रयास रहता है कि संविधान की उद्देश्य का और मूल कर्तव्यों का वाचन करवाऊं। राज्य विधानसभा में भी अपने अभिभाषण से पूर्व मैंने संविधान के उद्देश्य का और मूल कर्तव्यों के वाचन का राजस्थान में सूत्रपात किया है। राज्यपाल चूंकि सर्वोच्च संवैधानिक पद है, इसलिए हमने राजभवन में संविधान उद्यान का भी निर्माण किया है। इसमें संविधान निर्माण से लेकर इसके लागू होने तक की ऐतिहासिक यात्रा को विभिन्न मूर्तियों, कला रूपों में जीवंत किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसका लोकार्पण किया। आपसे भी आग्रह करूंगा, देश के इस पहले संविधान उद्यान का आप अवलोकन जरूर करें। अगर यहाँ आप रुकते हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि राजभवन में आकर जरूर संविधान उद्यान को देखें। आप बड़े प्रफुल्लित होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे और आनंद का भी अनुभव करेंगे। शिक्षा नीति देश के सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली है। मैं चाहता हूं इस नीति के आलोक में मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण करे जिससे विद्यार्थियों के भविष्य की उज्जवल राहों का निर्माण हो सके। आइए शिक्षा के जरिए राष्ट्र निर्माण के हम सहभागी बने। मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपतियों के इस सम्मेलन के लिए एक बार फिर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है इस सम्मेलन में होने वाले विचार मंथन से मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा को नए आयाम मिलेंगे और उच्च शिक्षा की नई संभावना वाली राहों का निर्माण होगा। इस अवसर पर आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं श्रीमान कैलाश सोडानी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोग बड़े धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुने, इसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।